नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपने देखा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कितने दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन हिंडनबर्ग का क्या है पूरा सच? आपने कभी ये जानने की कोशिश की? और इसी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जो दूसरी रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की जो चीफ है माधवी पुरी बुच, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एज एन इन्वेस्टर उन्होंने इन्वेस्ट किया ऑफशोर एंटिटीज में, उनका स्टेक था उसमें। उनके हस्बैंड का नाम आ रहा है कि ब्लैकस्टोन में वो एडवाइजर थे, जो कि एक रियल एस्टेट ट्रस्ट है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पूरा जो खेल है, ये अंदर का असली खेल क्या है? लेकिन इसके बीच जो एक बड़ी खबर है, जिसके बारे में ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर या ज्यादा लोगों को अभी जानकारी नहीं है, और वो ये है कि माधवी पुरी बुच यानी कि सेबी चीफ को इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि शायद उनको दिल्ली तलब किया जाएगा। और अगर सरकार के ऊपर ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट काफी भारी पड़ गई, तो शायद माधवी माधवी पुरी बुच को बलि का बकरा भी बनाया जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरकार वाकई में दबाव में है। आज इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनडायरेक्टली ये कहा कि कुछ लोग देश को नेगेटिव राह पर लेकर जा रहे हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही कि जो अराजक तत्व हैं उनके बारे में कहा। तो जो डिस्टेबलाइज करने की बात जो लोग कह रहे हैं कि भारत को कुछ लोग डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो आज इसका पूरा सच हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान है राजीव रंजन सिंह, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और राजीव के बारे में मैं आपको बता दूं कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट पहली वाली आई थी और अब जो दूसरी आई है, उस पर उन्होंने तमाम कार्यक्रम किए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ जो लोग जुड़े हैं, उनके साथ वो क्लोजली रिलेटेड है, सभी को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं और सभी की पल पल की जानकारी अंदर के सोर्सेज से वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और शायद ही इनके जैसा कोई व्यक्ति हो जो आज सेबी को बहुत अच्छे से जानता हो। राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा पहला सवाल यही है कि पहले तो ये जो खबरें उड़ती उड़ती आ रही हैं कि माधवी पुरी बुच को शायद दिल्ली तलब किया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी और अगर सरकार ज्यादा दबाव में रहती है, तो फिर क्या माधवी बुच को बलि का बकरा बनाया जा सकता है? इस तरीके की अभी विस्पर्स हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में। क्या ये सही है? क्या आपकी किसी सोर्स से बात हुई है इसको लेकर? जी देखिए, बलि का बकरा क्यों नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। पर जो आप ये बोल रहे हैं कि मतलब देखिए, ये कहाँ से बात फैली। एक पलक शाह जी हैं, मेरे मित्र ही हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा बिजनेस वर्ल्ड में। उनका कॉलम चलता है गॉसिप एंड टेल्स। उसमें उन्होंने लिखा कि कल रात में, यानी कल जो है, माधवी पुरी बुच को तलब किया गया था दिल्ली। ठीक है, जो कि न्यूज गलत है। मैंने बात किया सेबी में भी, मैंने बात किया दूसरी जगह पे भी। माधवी पुरी बुच जी जो है, कल वो एनएसडीएल की बिल्डिंग, नई ऑफिस की बिल्डिंग थी जो वो लोग बीकेसी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका इनॉग्रेशन किया और वहीं पे थी वो रात, मतलब 7-8 बजे तक। तो दिल्ली जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और आज 15 अगस्त है। पर उस र्यूमर ने इतना ज्यादा तीव्र, मतलब जंगल में से आग फैलती है, उस तरीके से हर जगह ये चीज फैल गई कि भाई माधवी पुरी बुच जी को दिल्ली बुलाया गया है और उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है। और जितना मैं मोदी सरकार को जानता हूं, जितने ढीठ ये लोग हैं, वो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अनटिल एंड अनलेस कांग्रेस और इंडिया अलायंस इतना प्रेशर उनके ऊपर में बिल्ड कर दे कि इनको जो है माधवी पुरी बुच को एज ए सैक्रिफिशियल लैम्ब, मतलब वो बलि का बकरा जो जिसको बोला जाता है, वो करे। अन्यथा मोदी सरकार में ना आज तक कभी किसी के इस्तीफे हुए हैं, ना मुझे लगता है कि आगे होंगे। ये तभी पॉसिबल है जब इंडिया अलायंस, कांग्रेस, राहुल गांधी, ये लोग मिलके सड़क पे उतर के, जब तक नहीं सड़क पे उतरेंगे तब तक इसके चांसेस कम है। तो ये र्यूमर ही है अभी तक मेरी जानकारी में। आगे कुछ भी हो सकता है, ये बात सही है, क्योंकि ये हिंडनबर्ग एक्सपोजे के जो तार हैं, नीलू जी आप इस बात को समझिए, सबसे ऊपर शीर्ष तक जाते हैं। ये तार जो है, ये मोदी जी तक जाके जुड़ रहे हैं, अदानी से मोदी। मोदी जी ने कभी भी इस चीज को इनकार नहीं किया है कि उनके अदानी जी से संबंध अच्छे नहीं रहे। और जिस तरीके से वो हमेशा बोलते आए हैं कि अदानी मेरे परम मित्र हैं, तो जिस तरीके से हिंडनबर्ग एक्सपोजे के बाद में संजय सिंह, महुआ मोइत्रा, राहुल गांधी, इनके साथ में बर्ताव किया गया, अरविंद केजरीवाल, उससे ये बात पुख्ता होती है कि यदि इस मामले को हाथ से निकलने दिया जाएगा, तो ये जाके एकदम सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति को कहीं ना कहीं पेन
उसको कहीं ना कहीं टीच देंगे, और वो आज के भाषण में हमको दिखाई दिया। नहीं, एक लास्ट चीज बोलूंगा नीलू जी, जो हाँ, अभी ये ट्रेंड बन गया, अब आप ये सोचिए इससे बड़ा मतलब घोर हास्यास्पद चीज कोई और हो नहीं सकता कि टेलीकॉम स्कैम जो कांग्रेस के टाइम में निकला, जिसमें एक भी फाइनली दोषी नहीं पाया गया आदमी, उसको मीडिया ने स्कैंडल बना दिया था, टेलीकॉम घोटाला, स्कैंडल स्कैंडल। पर इस भाजपा सरकार में या एनडीए की सरकार में, मोदी जी की सरकार में बड़े से बड़े स्कैम आने के बाद भी ये क्या उसका प्रचार करते हैं कि ये भारत पे हमला है। तो कांग्रेस के टाइम में जो होगा वो स्कैंडल, और आपके टाइम में जो होगा वो भारत पे हमला और भारत को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने वाली बात। ये तो कोई बात जो है ये हजम नहीं होती। ये अपने आप को सिर्फ बचाने के लिए जो है इस तरीके के शिगुफे छोड़े जा रहे हैं कि भैया ये भारत पे हमला, अडानी कोई भारत नहीं है, तो ये, और ना भाजपा भारत है। तो ये अगर प्रश्न किए जा रहे हैं तो आप उसका जवाब दीजिए। जी नीलू जी। नहीं, लेकिन राजीव, जो ये पूरी बात जो माधवी बुच के बारे में, अब ये रूमर है, कितनी सच होगी? आपने खुद भी कहा कि नहीं बुलाया जा सकता है उनको दिल्ली, और उनको बलि का बकरा भी बनाया जा सकता है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी पर आपको क्या लगता है? ठीक है, इंडिया अलायंस करेगा नहीं करेगा अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट अगर करे, मैं प्रोटेस्ट की बात कर रही हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर माधवी बुच को अगर बलि का बकरा बनाया जाता है तो उनको बलि का बकरा बनाने का मतलब क्या है? कि तब तो बहुत सारी स्केलेटन्स कबर्ड से बाहर आ जाएंगी। अगर मोदी, अदानी और सेबी चीफ का पूरा ये नेक्सस है जो एक तरीके से हिंडनबर्ग में सामने आया है, तो फिर क्या माधवी बुच को से इस्तीफा दिलवाकर या उनको बलि का बकरा बनाकर तो खुद मोदी और अदानी जी फंस जाएंगे? जी जी जी, तो इसीलिए मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा। पर एक चीज ये भी हो सकती है, ये देखना, ये मेरा विश्लेषण है कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर भाजपा के ऊपर में नरेंद्र मोदी पे होगा, तो ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये इंडिया अलायंस को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को एक बेट दे, एक एक उनके सामने ये एक मसौदा लेके जाए समझौते का कि चलिए आप कह रहे हैं माधवीपुरी बुच जी गलत है, तो हम उनका इस्तीफा जो है हम उनसे ले लेते हैं, या हम उनको लंबी छुट्टी पे भेज देते हैं। पर आप जो ये सड़क पे उतर के आंदोलन की बात कर रहे हो, इसको आप बंद करो और आप संसद को चलने दोगे नवंबर में जब कभी भी लगेगा। आप इस मुद्दे पे संसद को जो है स्थगित नहीं करोगे और आप सड़कों पे नहीं उतरोगे। क्योंकि देखिए मोदी जी सबसे ज्यादा डरते और घबराते हैं जब लोग सड़क पे आ जाते हैं। किसान आंदोलन में हमने देखा क्या हुआ भाई, भले ही 1.5 साल लिए, पर 1.5 साल बाद उन्होंने बोला कि लगता है मेरी साधना में कहीं कोई कमी रह गई। तो आप ये समझिए जब किसानों ने इस लेवल पे ला दिया था कि उनको घुटने टेकने पड़ गए, तो आप सोचिए इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकार जो 3-4 राज्यों में है, अगर ये लोग, यहाँ के लोग यदि सड़कों पे उतर गए, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पे उतर गए, तो ये बड़ी ही भयानक स्थिति जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए खड़ा कर सकती है। क्योंकि मोदी जी को कभी भी संघर्ष झेलने की आदत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो है आज तक उन्होंने कभी भी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन को जो है उसके साथ सामना किया नहीं है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन उनको दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये हाथ मिलाने के लिए एक अपनी तरफ से प्रयास किया जाए। ये मेरा आकलन है, हो सकता है ये हो सकता है ये नहीं हो। परंतु कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को रोकने के लिए कि भाई आप जो है आप लोग सड़कों में मत उतरिए, आंदोलन मत कीजिए, संसद को चलने दीजिए, ठीक है, उनको नरम करने के लिए ये हो सकता है माधवीपुरी बुच को बलि का बकरा बनाए। लेकिन जो मुझे चीज नहीं समझ में आई, आपने शुरू में कहा कि पलक शाह नाम के जो पत्रकार हैं, उन्होंने जो एक छोटा सा आइटम लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जा रही हैं या उनको दिल्ली तलब किया गया है, ये डेलिबरेटली एक प्लांटेड स्टोरी भी तो हो सकती है कि डेलिबरेटली प्लान कराया गया हो। बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है भाई। आप देखिए उनकी कॉलम का नाम ही है गॉसिप एंड टेल्स, तो जिसमें गॉसिप वर्ड आ जाए उसको अगर लोग तवज्जो दे रहे थे, लोगों के आईक्यू लेवल पे क्वेश्चन मार्क है भाई। ये चीज तो इतनी, और इस चीज पे किसी ने भी सेबी में बात नहीं किया, कहीं और बात नहीं किया। मेरे तो सोर्सेज हैं, मैंने सेबी में भी बात किया और मैंने एनएसडीएल में भी बात किया कि भाई कल क्या वाकई में एनएसडीएल में मैडम माधवीपुरी बुच जी गई थी बिल्डिंग के इनॉग्रेशन में, तो मेरे को बताया गया हाँ वहां थी, और एकदम बहुत टॉप लेवल के एनएसडीएल के ऑफिशियल्स ने मेरे को कंफर्म किया है, और उन्होंने बोला कि हाँ शाम में हमारे साथ ही थी। तो ये जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाबू लोग रात में काम करेंगे ये एक्सपेक्टेड नहीं हो, वो भी 15 अगस्त के पहले वाली रात, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो नहीं नहीं, बोला लेकिन कि इस गॉसिप को फ्लोट करने के
की वजह मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, भले ही गॉसिप कॉलम के लिए लिखा हो पलक शाह ने, और एक प्लेटफॉर्म के लिए पलक शाह का इंटरव्यू भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही किया था, जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने बहुत मिसलीड करने की कोशिश की, और किसी भी सूरत में वो हिंडनबर्ग की सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, और मुझे इसको पूछने में कोई गुरेज नहीं है, कि अगर उन्होंने इस गॉसिप को प्लांट भी किया है, तो फिर इसको प्लांट करने के पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है पलक शाह जैसे जर्नलिस्ट का? अब देखिए, कोई कॉर्पोरेट मोटिव हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी हो सकता है कि भाई ये अपोजिशन और पॉलिटिकल पार्टीज को एक सिग्नल दे कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, आप जो हैं आप थोड़ा ठंड रखिए, शांत हो जाइए, क्योंकि 22 अगस्त को ये लोग ईडी का गिराव करने वाले हैं। तो इस तरीके की स्टोरीज मीडिया में प्लांट जो है वो गवर्नमेंट मशीनरी करना चालू कर दी है। अब आप देखिए, गोदी मीडिया के कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, आपको इसी तरीके की न्यूज नजर आएगी वहां पे, ठीक है, क्योंकि ये एक सिग्नलिंग दे रहे हैं, एक सिग्नल दे रहे हैं कि आप 22 अगस्त के दिन कृपया करके जो है ये ईडी का घेराव करने का पूरे इंडिया में जो कांग्रेस ने ऐलान किया है और इंडिया अलायंस ने साथ दिया है कि भाई हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इंडिया में जहां जहां ऑफिस है हम सबका गिराव करेंगे। हो सकता है सरकार उस चीज से घबरा गई हो, डर गई हो, और जो भी गवर्नमेंट समर्थित उनको पत्रकार दिखते हैं कि जो इजीली उनकी बातों में आ जाएं और इस तरीके करें, हो सकता है कि उनको यूज करके या मिस यूज करके, है ना, उनसे इस तरीके की स्टोरी करवाई जा रही हो। कॉर्पोरेट एंगल भी हो सकता है कि भाई किसी कॉर्पोरेट ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी हो, है ना, जो भी आपके सोर्सेस कॉर्पोरेट में रहे हो उन्होंने आपको गलत जानकारी दी हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। परंतु जब तक आप ये सेबी से इस चीज के बारे में नहीं बात कर लेंगे, आपको ऐसी न्यूज में, मतलब मेरा जैसा राइटर तो नहीं लिखेगा। अब गॉसिप है, गॉसिप के लिए आप लिख रहे हो तो बात अलग है, बट जो न्यूज है वो उसके लिए तो लिखेगा नहीं। और जैसा नीलू जी आप भी इस बिजनेस में, आपको मालूम है कि नाउ डेज गॉसिप सेल्स मोर देन न्यूज। आज पूरी हम देख रहे हैं कि लोग गॉसिप ही सेल कर रहे हैं, न्यूज कहाँ कोई बना रहा है और कहाँ कोई न्यूज लोगों को बता रहा है और समझा रहा है। पूरे टाइम या तो कुत्ते बिल्लियों की तरह जो है वो झगड़े दिखाएंगे डिबेट्स में, या फिर गॉसिप्स के ऊपर में बात होगी। तो न्यूज तो आज की डेट में लोगों को मिल ही नहीं रहा है। जी नीलू जी। लेकिन राजीव, जो हिंडनबर्ग की जो दूसरी रिपोर्ट आई है और जिसका खुलासा हुआ, जिसमें कि सेबी चीफ के बारे में ये कहा गया, और बिल्कुल एक जो नेक्सस निकल कर आ रहा है कि मोदी सरकार का और अदानी का और सेबी चीफ का जो एक नेक्सस साफ साफ नजर आ रहा है, क्या ये इसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि जो माधवी बुच का भी जो स्टेटमेंट आया, बाद में उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने आप को ब्लैकस्टोन के केसेस से रिक्यूज कर लिया था, हमारे यहाँ बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम है अपने आप को रिक्यूज करने का, सारे सेफ्टी मैकेनिज्म सब फॉलो करते हैं, और उस तरीके का जो एक्सप्लेनेशन आया है, जबकि बाद में खुद उन्होंने एडमिट किया है कि भाई उनके स्टेक्स हैं। तो अब आप सच किसको मानेंगे? क्या ये दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो गया कि भाई उनके हस्बैंड ने ब्लैकस्टोन में एज एन एडवाइजर उनको रखा गया? अब पॉलिसी में क्या लेन देन हुआ है, पॉलिसी रेगुलेशंस के मैटर में माधवी बुच अब किस मुंह से अपने आप को कहेंगी कि नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ? क्या ये चीज अब बिल्कुल साफ हो गई है? मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को हिंडनबर्ग का जो पूरा सच है वो समझाइए कि क्या है, 3-4 स्टेप्स में और बहुत ही सरल भाषा में। देखिए, लोग बोलते हैं कि हिंडनबर्ग जो है, भाजपा जो बोलती है कि हिंडनबर्ग भारत को या मतलब मोदी जी भी इनडायरेक्टली बोलते हैं कि भारत के विकास को जो है पीछे घसीट ले जाने के लिए ये भारत पे एक तरीके का प्रहार किया गया है। देखिए नीलू जी, इससे बड़ी हास्यास्पद कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। आप देखिए, इस पिछले दशक में 2010 से 2020 में टेस्ला बना। टेस्ला इज ए ग्रेट प्रोडक्ट, ग्रेट कंपनी, ठीक है। तो आपके सबसे रईस हो गए आदमी एलॉन मस्क। उसके पहले हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट इज ए ग्रेट प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे जेफ बीजोस, अमेजॉन, आप देखिए ग्रेट प्रोडक्ट है। पर अदानी का क्या ग्रेट प्रोडक्ट है? अदानी ने ऐसा क्या बनाया है जिसके कारण उनका वैल्यूएशन जो है वो मार्केट कैप उठ के वो $1.5-2 बिलियन से गौतम अदानी का पर्सनल वेल्थ $125 बिलियन पहुंच जाए? ऐसा क्या किया है? तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई एलॉन मस्क ने कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया जो वर्ल्ड में चल गया तो वो सबसे रईस है। बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके जो प्रोडक्ट्स आज पूरे कंप्यूटर में वर्ल्ड ओवर यूज हो रहे हैं। अमेजॉन जैसा लॉजिस्टिक का मतलब अमेजिंग, मतलब ये आप समझ लीजिए कंपनी ऐसी दूसरी दुनिया में बन नहीं सकती है। वो जेफ बीजो सबसे रईस बीच में हो गए थे। तो इन लोगों ने कुछ प्रोडक्ट बनाए थे। अदानी जी ने क्या किया है? गौतम अदानी जी जो है वो कंप्लीटली सरकारी बिजनेसेस में है, जहां सरकार के वरद हस्त के बिना आप कुछ कर नहीं सकते हो।
तो ये बिजनेसेस को कभी भी मार्केट बहुत ज्यादा वैल्यूएशन देता नहीं है। तो हिंडनबर्ग ने यही चीज देखा कि भाई इस आदमी का बिजनेस उतना बड़ा नहीं है और इसको वैल्यूएशन इतना बड़ा मिल रहा है। तो हिंडनबर्ग तो रिसर्च फर्म है, तो उसने इसके ऊपर में स्टोरी की। अब उसके बाद में हाय तौबा मच गया कि हिंडनबर्ग ने क्यों स्टोरी किया, हिंडनबर्ग ने क्यों स्टोरी किया। अरे हिंडनबर्ग ने देखा कि आपकी जो कंपनी है वो ओवर इन्फ्लेटेड है, इसलिए उसके ऊपर में स्टोरी की गई। और ओवर इन्फ्लेटेड क्यों है? ओवर इन्फ्लेटेड इसलिए है क्योंकि आपके स्टॉक प्राइजेस को जो है ऊपर बढ़ाया गया रिगिंग करके, ऐसा हिंडनबर्ग का इल्जाम है। अब देखिए इसमें चंद्रचूड़ जी जो हैं, इनके भी इस पे मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने लास्ट ईयर सुमोटो लेके केस बना दिया कि ये स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का है। भाई स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन कैसे होता है? स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन पैसे होंगे तभी तो होगा। तो वो पैसे कहां से आए? तो वो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग करके गए थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग का क्यों नहीं केस बना अदानी जी के ऊपर में? उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? उस पर क्यों नहीं सुमोटो लिया गया? ये मेरे सवाल है जो मैं समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, और आज तक कभी किसी ने जवाब नहीं दिया। आप स्टॉक मार्केट प्राइस रिगिंग को मनी लॉन्ड्रिंग से अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में आप अपने शेयर प्राइसेस को रिग कर रहे हो तो उसके लिए पैसे चाहिए। वो पैसे कहां से आ रहे हैं, किस माध्यम से आ रहे हैं, वो तो पता लगाना होगा ना। और वो जब तक आप ईडी को नहीं दोगे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नहीं बनाओगे, तब तक वो पॉसिबल नहीं है। तो आपने इंटेलिजेंटली जो है इसको सिक्योरिटी मार्केट का केस बना दिया, जबकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस उतना ही बनता था। ये एकदम कोजॉइंट ट्विंस थे। मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी इंटेलिजेंटली हटा दिया गया। तो ये तो हिंडनबर्ग ने जो किया है वो तो इस देश को जगाने का काम किया है। पर इन्होंने क्या बोला कि नहीं ये देश पे अटैक हो गया। अटैक कैसे है भाई? वो फॉल्ट लाइंस उजागर कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के, वो फॉल्ट लाइंस उजागर कर रहा है अदानी के बिजनेस मॉडल के, वो फॉल्ट लाइन उजागर कर रहा है इंडिया में गवर्नेंस स्टैंडर्ड के, और आप जो है यू आर किलिंग द मैसेंजर। जी जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, मुझे याद है कि राजीव चंद्रशेखर, सुधांशु त्रिवेदी जिस टीवी चैनल पर गए और जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने यही कहा कि ये तो जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है ये मैनिपुलेटिव है, मिस्चिवस है, और ये कोई गंदा खेल खेला जा रहा है। तो कैसे मैनिपुलेटिव है भाई? जी आपके बोल देने से मैनिपुलेटिव नहीं, कैसे मैनिपुलेटिव आप बताओगे तो, समझाओगे तो। हिंडनबर्ग तो हर चीज समझा रहा है। हिंडनबर्ग तो हर चीज आपके से बोल देने से, वर्ड लच्छेदार भाषा यूज कर देने से नहीं होता ना। आप पहले ये समझाइए कि एक व्यक्ति जिसका नेटवर्थ $1.5 बिलियन का था, वो कैसे मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में $1.5 बिलियन से $125 बिलियन पहुंच गया। क्या आज तक वर्ल्ड की इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक भी ऐसा एग्जाम्पल है कि कोई भी रईस व्यक्ति $1.5 बिलियन से $125 बिलियन के नेटवर्क पे पहुंच जाए 10 साल में? अगर होगा तो पीयूष गोयल जी बता दे, सुधांशु त्रिवेदी जी बता दे। भाई अदानी ने कोई अगर बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया हो, टेस्ला टाइप, माइक्रोसॉफ्ट टाइप, तो समझ में भी आया कि भाई उसका वैल्यूएशन इतना ज्यादा है। आपने आज तक कुछ बनाया नहीं और आप उसके बाद में वैल्यूएशन लेके बैठे हो, आसमान पहुंचा हुआ है आपका वैल्यूएशन। तो उसने उसके अंदर में देखा लूप होल्स क्या है, और नहीं, हिंडनबर्ग वो सामने। सुधांशु ने ये तो बोला कि ये मिस्चिवस है, मैनिपुलेटेड है, और साथ में विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया, ये कहते हुए कि जो भारत के अंदर विपक्ष आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहता है। ये बात मैं उनको कोट कर रही हूं यहाँ पर कि सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि भारत के अंदर विपक्ष आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहता है। इस तरीके का रिएक्शन उनकी तरफ से आया था। देखिए मुझे ना इसलिए थोड़ा सा ना मैं कांग्रेस के भी प्रवक्ताओं से बड़ा नाराज हूं। उनको पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछना चाहिए सुधांशु त्रिवेदी से कि आप पहले ये बताइए कि आर्थिक अराजकता कैसे हुई। आर्थिक अराजकता तो आप लोगों ने फैला रखी है कि एक आदमी जिसका जो है $1.5 बिलियन का वैल्यूएशन था 2014 तक, वो बढ़ के $125 बिलियन हो गया। इस व्यक्ति ने क्या ऐसा किया है कि इसका वैल्यूएशन इतना ज्यादा पहुंच गया है? आपने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस रजिस्टर नहीं किए। तमाम तरीके के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो इंडिया में पैसे लगा रहे हैं, सेबी को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नई तारीख लिया सिर्फ इन्होंने ये पता करने के लिए कि वो एफपीआई में एक्चुअल पैसा किसका है। और आज तक ये उजागर नहीं कर पाए, सामने नहीं आया किसके पास में क्या रिपोर्ट है, सेबी ने क्या फाइल किया, किसी को नहीं मालूम। इन्होंने बोलते सुप्रीम कोर्ट को दिए। अरे भाई आज की डेट में मोदी शासनकाल में तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, इन सबकी विश्वसनीयता पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। आपने ईडी को हास्यास्पद स्थिति में डाल दिया है। सीबीआई जोकर बन गया। रात में 3 बजे जो है सीबीआई के आप चीफ को हटा देते हो। आप सेबी में देखिए अभी कितना बड़ा यह है। आपने क्वेश्चन पूछा था माधवीपुरी बुच के इसका
मुझे नीलू जी एक चीज समझाइए, जो औरत सिंगापुर में सेटल्ड है, जिसका नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए का है, वो औरत 30 लाख की नौकरी क्यों लेगी? 2017 में जब ये होल टाइम मेंबर बनी, तब उस टाइम में इनका नेटवर्थ 60 करोड़ का था। सवाल ये उठता है कि जो माधवीपुरी बुच जो है, ये सेबी के अंदर में लैंड कैसे हुई? लोग 2022 से इनके कार्यकाल को देख रहे हैं। मैं तो 2017 से पूछना चाहता हूं कि मैडम बुच, जिन्होंने सिंगापुर में अपनी अच्छी खासी कंसल्टिंग की बिजनेस को स्टैब्लिश कर दिया था, मैडम अपने वो बिजनेस को छोड़ के इंडिया में क्यों आई, और वो भी सेबी में क्यों आई? जब ये आईसीआईसीआई में भी थी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की सीईओ थी, करोड़ों में कमाती थी, तो आप ये 30-35 लाख रुपए की नौकरी लेने के लिए क्यों आए? आपका इंटरव्यू किसने लिया? कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और कांग्रेस को डिमांड करना चाहिए कि आप नोटशीट दीजिए कि जो जिन लोगों ने इंटरव्यू किया, जो इंटरव्यू हुआ है माधवीपुरी बुच का, उस पूरे प्रोसेस की नोटशीट आप हमारे सामने जाहिर कीजिए कि ये कैसे आई, इनका किसने इंटरव्यू लिया, बाकी जो कैंडिडेट्स थे उनके ऊपर इनको क्यों रखा गया, जब ये आई तो इनको क्या पावर्स दिए गए। ये जो छानबीन है 2017 से होनी चाहिए, ये 2022 से नहीं होनी चाहिए। दिस इज अमेजिंग दैट हाउ कम शी लैंडेड इनटू सेबी। वो तो सिंगापुर में बैठी हुई थी। जी हाँ बिल्कुल। और जो एक विशाल तिवारी नाम के एक पिटिशनर हैं, जिन्होंने भी पिटिशन फाइल किया है अभी दूसरी रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि देखिए माधवी बुच ये कह रही है कि भाई हम अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, मैं आराम से इन डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकती हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक कंक्लूसिव रिपोर्ट जो सबमिट की जाएगी और जिस तरीके का पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है, तो क्या उससे वाकई में सेबी चीफ को घेरे में लिया जा सकता है? क्योंकि इसमें तो सुप्रीम कोर्ट कर ही सकता है। हम क्या उम्मीद लगाएं? पेटिशंस मैडम, नीनू मैडम, बहुत ही ज्यादा वीक पेटिशंस इंडिया में फाइल हो रहे हैं। मैंने शायद आपके साथ प्रोग्राम किया था या कोई और चैनल पे किया था, जहां मैंने बताया था कि प्रशांत भूषण की पेटिशन में क्या क्या कमियां थी। ये पेटिशन जो प्रशांत भूषण ने मनी लॉन्ड्रिंग के कोई चार्ज को प्रेस ही नहीं किया। भाई, आप स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन को मनी लॉन्ड्रिंग से अलग नहीं कर सकते हो। स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन करने के लिए आपको पैसे चाहिए, वो पैसे के सोर्स तक जब तक आप नहीं पहुंचोगे, आप मैनिपुलेशन को पकड़ नहीं पाओगे, पहली चीज। दूसरा, जो अभी की आप बात कर रहे हो, देखिए पेटिशन बहुत वीक फाइल हो रहे हैं। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए वो जल्दबाजी में आनन फानन कुछ भी पेटिशन फाइल कर दे रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि सरकार और कॉर्पोरेट जो है, कॉर्पोरेट के अदानी आप समझ लीजिए, ये भी हो सकता है कि भाई इनके द्वारा स्पॉन्सर्ड पिटिशंस फाइल हो रही हो। वी डोंट नो। इंडिया में जिस लेवल पे साजिशों पे साजिश हो रही है, उसमें सत्य, गर्भ में घुस के सत्य को निकालना, ये आज की डेट में बहुत मुश्किल काम हो गया। वो विशाल तिवारी का पिटिशन है, मैं एग्जैक्टली पढ़ना चाहती हूँ ताकि व्यूअर्स को भी आइडिया हो जाए कि विशाल तिवारी ने आखिर उसमें क्या कहा है। अब जो लेटेस्ट उन्होंने ये कहा है कि हिंडनबर्ग्स लेटेस्ट रिपोर्ट हैज क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स. Tiwari added that it has now become incumbent for SEBI to conclude the pending investigations and declare the conclusion of the investigations. उसके बाद ये उनका जो पिटिशन है वो ये कहता है, it is important in the public interest and for the interest of the investors who lost their funds after the publication of the Hindenburg report in 2023 against the Adani Group. The right to know about the investigations led by SEBI and its conclusions is essential for the benefit of the investors. आगे जो उनकी एप्लीकेशन है, it specifically seeks to compel SEBI to submit its investigation report on the Adani Hindenburg matter as directed by the Supreme Court in its January order. तो ये जो पिछले साल वाली थी, इसमें कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन विशाल तिवारी ने इस चीज को लेकर मांग की है। तो आपको लग रहा है कि कभी ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई होगी, क्या इसको कभी पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, पता भी चले कि सेबी ने आखिर क्या छानबीन की इसमें? भाई, इसके लिए पिटीशन भी क्यों फाइल करना पड़ रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट को देना ही चाहिए और सेबी को देना ही चाहिए। आप ऐसा कौन सा पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर में सीक्रेट सर्च ऑपरेशन, गुप्तचरी की चीज जो है, जो छिपा रहे हो भाई, ये तो हमको पता चलना चाहिए। हर चीज में, हर इशू में सरकार का जब कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो यहाँ तो देश में पिटिशन ही फाइल होता है, या तो हाई कोर्ट मैटर पहुंचता है या तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैं एक चीज और भी मैं बताना चाह रही हूँ, विशाल तिवारी की ही प्ली में जो कहा गया है कि तिवारी इन हिज प्ली हैज आल्सो सॉट अ स्टेटस रिपोर्ट from both the central government and the SEBI on whether they have acted upon the recommendations of the court-constituted expert committee aimed at strengthening the regulatory framework of the Indian securities market. Additionally, he has called for detailed reports from the government and SEBI concerning the share market crash and the financial losses suffered by investors
after the 2024 लोकसभा इलेक्शंस। ये इसमें कहा गया। देखिए ये सब कुछ भी लिखें, मूल क्या सवाल है? मूल है कि सैया भय कोतवाल तो डर काय का। मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बन गए तो अदानी जी को डर नहीं, ठीक है। माधवीपुरी बुद्ध जी जो है वो अदानी पे जांच कर रही हैं, वो एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रही हैं जिन विनोद अदानी चला रहे हैं, ठीक है। मतलब उनका सबसे ज्यादा उसके अंदर में स्टेक है या इन्वेस्टमेंट है। तो भाई हर जगह तो लोग जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये जब लोगों के सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं तो ये ऊपर ऊपर तो सब लोग यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर, मतलब ये सब एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये आपको और मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। हम लोग उलझे हुए बहस में, डिबेट में और आंदोलन करने में और इस तरीके की बातें करने में। ये तो ऊपर सब एक दूसरे के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहे हैं। वही समझ में आ रहा है कि भाई सेबी के आप चीफ हो, आपने हिंडनबर्ग आने के पहले क्यों नहीं बताया? हिंडनबर्ग पार्ट 2 आने के पहले क्यों नहीं बताया? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी या सुप्रीम कोर्ट के सामने यह हलफनामा दिया था कि जो कंपनीज मेरे सामने आ रही हैं, इन कंपनीज में मैंने कभी पहले इन्वेस्ट किया था? वो इन्वेस्टमेंट के बारे में कब आपने हलफनामा दिया क्या कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी डायनामिक फंड और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड जो कि विनोद अदानी का जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसमें मेरा भी किसी टाइम में इन्वेस्टमेंट था? आपने यदि हलफनामा दिया है तो आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलिए। मैडम की हालत अभी ये हो गई है कि ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एमफी से लेटर लिखवा रही है अपने पक्ष में कि ये भारत को अस्थिर करने की ये है। तो ये सब चीजों से जो है, आप एमफी से लेटर लिखाओ, वेंचर कैपिटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से लेटर लिखाओ, आई मीन इससे ज्यादा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है। इससे समझ में आता है कि सेबी और माधवीपुरी बुच कितने वीक पोजीशन पे है, कितने वीक विकेट पे है। तो आप ये कुल मिला के समझिए, विशाल तिवारी जी का जो आपने पिटीशन मुझे पढ़ के बताया, इसमें मेरे को हिंडनबर्ग पार्ट 2 का तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये कहीं भी क्वेश्चन नहीं आ रहा कि माधवीपुरी बुच ने क्या डिस्क्लोजर्स दिए थे, क्या डिस्क्लेमर्स दिए थे। ये तो किसी को नहीं पता चल रहा, किसी को नहीं मालूम है कि ये जब सिंगापुर में कंसल्टिंग फर्म चला रही थी तो इनके क्लाइंट्स कौन थे, किन्होंने इनको पैसे दिए, और ये सिंगापुर से सीधा सीधा उठ के कैसे के सेबी में आ गई बॉम्बे में, ये नहीं लोगों को समझ में आ रहा है। भाई इंडिया में टैलेंट की कमी है क्या? इंडिया में आप इंडिया के लोगों को क्यों नहीं उठा के पोजीशन पे बैठा रहे हो? पहले आईआरएस ऑफिसर सब बैठते थे वहां, आईएएस ऑफिसर बैठते थे या एजुकेशनिस्ट बैठते थे जो फाइनेंस इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। ये मैडम सडनली कहां से आ गई, ठीक है। और ये मैडम को यदि ये भी नहीं मालूम है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा देना चाहिए कि मेरा कभी इन्वेस्टमेंट था, तो मुझे तो इनके इंटेलिजेंस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तब तो आप इस पोजीशन के योग्य नहीं हो, आप इस पद के योग्य नहीं हो, यदि आपको ये बेसिक चीज नहीं मालूम है कि भाई मुझे हलफनामा कोर्ट में देना चाहिए कि मैंने इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया था जिसकी अभी मैं जांच कर रही हूं, मैं जांच करता हूं, मैं ऐसी कंपनी की जांच कर रही हूं जहां पे मैंने खुद ने पहले इन्वेस्ट किया था। तो वो हलफनामा आप शो कीजिए। आप ये एमफी से लेटर लिखवाना और वेंचर कैपिटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से लेटर लिखवाना बंद कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, हमारे जैसे पत्रकारों के सवाल लीजिए और आप वो हलफनामा दिखाइए जहां पे आपने सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी में कहा है कि जिन कंपनीज की जांच हो रही है, इन कंपनीज में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। जी नीलू जी। नहीं, लेकिन राजीव, जो अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो रिपोर्ट 2 आई है, इसका सच लोगों को कैसे पता चलेगा? सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो अभी कोई कॉग्निसेंस ले नहीं रहा है। जांच की बात जहां तक है तो ठीक है, जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटर कमेटी बैठा दी गई और उसमें लीपापोती जिस तरीके से हो रही है वो सबके सामने है। अब दूसरी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है जो कि सेबी चीफ को कटघरे में खड़ा करती है। अब ऐसे में सेबी की जांच कौन करेगा? इसमें सिवाय कोर्ट के, अगर कोर्ट मान लीजिए नहीं करता है तो फिर तो आराम से माधवी बुच चलेंगी, उनको कोई पूछेगा नहीं, मोदी जी जांच कराएंगे नहीं, अदानी क्यों जांच कराएंगे भाई? अपने की मेरी जांच, उनको किसी प्रॉब्लम तो अगर वो खुद अपनी जांच कराने लगेंगे तो उन्हीं पे सवाल लोग करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? फिर तो ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, चली गई, ठंडे बस्ते में चली जाएगी, लोग भूल जाएंगे इसको। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है नीलू जी। यही आपका जो है ना हेडलाइन होनी चाहिए कि हु विल रेगुलेट द रेगुलेटर। रेगुलेटर को कौन रेगुलेट करेगा भाई? जब सेबी के ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो कॉग्निसेंस इस तरीके से नहीं ले रहा है कि बात जो है वो एकदम मूल तक जाके, गर्भ तक जाके सच्चाई उस चीज की पता चले। देखिए 22 या 23 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। आज जुलाई 15 है, आप अगस्त 15 है, 1.5 साल लगभग हो गया है, 1.5 साल के ऊपर हो गया है। क्या सेबी को अभी तक नहीं मिला है कि भाई इन्वेस्टर कौन है,
ये एफपीएस जिन्होंने अदानी में इन्वेस्ट किया है, वो कौन इन्वेस्टर, ये तारीख पे तारीख नई तारीख लिए जा रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरी हुई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। तो यदि कोई आतंकवादी लेयर बना बना के कल को हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर तोयबा लेयर बना बना के पैसे कोई इंडियन कंपनी में डाले, तो और हमसे ही हमारे देश से प्रॉफिट कमा के हमारी देश के ऊपर में आक्रमण करे और हमारे सैनिकों को मारे, तो ये कहां तक जायज रहेगी। ये तो पूरा का पूरा फॉल्ट लाइन जो है इंडियन स्टॉक मार्केट का, ये हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट आने के बाद में उजागर हो गया है कि 1.5 साल से हमारे रेगुलेटर को यही नहीं पता चल पा रहा कि अदानी जैसी बड़ी कंपनी में पैसा किसने लगाया है। ये 1.5 साल से ढूंढ ही रहे हैं। ठीक है, तो कल को कोई आतंकवादी संगठन ऐसी लचर व्यवस्था का फायदा उठाएगा तो इसमें तो हम ही दोषी माने जाएंगे ना, हम ही दोषी माने जाएंगे कि हमने अपनी व्यवस्था को क्यों इतना लचर रहने दिया। तो मेरा ये कहना कि कांग्रेस या बाकी जो इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, इन लोगों को सही सवाल अभी उठाने की जरूरत है। इनको ये पूछने की जरूरत है कि भाई 1.5 साल हो गए, क्यों नहीं अभी तक हमें पता चला कि अदानी में किस कंपनी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जैसे हजारों लिस्टेड कंपनीज है, ठीक है, तो इन कंपनीज में अगर कोई आतंकवादी संगठन या मान लीजिए दाऊद इब्राहिम इन्वेस्ट कर रहा है, हमको क्या मालूम है भाई कि दाऊद इब्राहिम ने कहीं 4 कंपनीज बीच में बना बना के इन्वेस्ट किया है और यहीं से फायदा कमा रहा है और यहीं पे बम विस्फोट करा रहा है। वी डोंट नो। तो ये तो पूरे दुनिया के सामने हम लोग ने साबित कर दिया कि हमारी व्यवस्था में कितने लूपहोल्स हैं, और ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हुआ है। जी नीलू। बिल्कुल। अब मैं आखिरी सवाल लूंगी और उसी सवाल के पर वापस जाऊंगी जिससे हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई कि जो ये पलक शाह नाम का जो पत्रकार है जिसने इस तरीके की गॉसिप खबर को प्लांट किया या लिखा, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट दैट्स अ रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग टुडे राजीव, कि अगर पलक शाह ने इस तरीके की गॉसिप खबर एक अखबार में छापी है कि सेबी चीफ को दिल्ली तलब किया जाएगा, मैं फिर से एक बार आपसे पूछ रही हूँ कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी आपको लगती है कि, क्योंकि निर्मला सीतारमण की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, मोदी सरकार, मोदी जी ने चू भी नहीं किया है इस पूरे मामले पर, और सिवाय कुछ सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग या राजीव चंद्रशेखर का एक बयान आया हो, इक्का दुक्का बयान के अलावा किसी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बातचीत नहीं की है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि वित्त मंत्रालय क्या वाकई में इस ऑप्शन के लिए सोच सकता है कि माधवी बुच को बुलाया जाए दिल्ली और उनको बोला जाए कि टाटा बाय बाय? ये तभी होगा जब कांग्रेस और इंडिया अलायंस की जो जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, ये अपना प्रेशर जो है ना, लीवर्स ऑफ प्रेशर जो है, ये मतलब प्रेशर जो है ये बढ़ाएं, बरकरार ना रखे, बढ़ाएं। ये दिन पे दिन बढ़ना जरूरी है, और ये तभी होगा जब आप सड़क पे उतर के क्रांति करोगे। जब तक, जहां तक बात रही पलक की, तो मैंने बताया कि पलक के कॉलम का नाम ही है गॉसिप एंड टेल्स। तो इसको जो है गॉसिप को यदि आप ले रहे हो सीरियसली तो कोई अर्थ नहीं बैठता। देखिए, अगर सरकार ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की, तो मैं आज आपको नीलू जी बता रहा हूं कि इस चीज का अंत सड़क पर ही होगा। ये सरकार के लिए और मोदी जी के लिए बहुत अच्छी चीज है कि इंडिया के लोग बांग्लादेश या श्रीलंका की तरह नहीं सोचते, ठीक है, ये सड़क पे नहीं उतरते, शांत लोग हैं। एक सवाल जिसका बहुत ब्रीफ आंसर मुझे आपसे चाहिए कि अब क्या सेबी चीफ को फंसाकर क्या अदानी ने अपने आप को छुड़वा लिया है? अदानी सोच रहे हैं कि जाओ सेबी चीफ झेलेगी जो झेलना है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, भैया मैं तो अपने आप को अलग कर लेता हूं। क्या इस तरीके की पॉसिबिलिटी भी आपको नजर आ रही है? नहीं नहीं नहीं, अदानी को मालूम है कि मैडम को बहुत कुछ मालूम है, तो ऐसे मतलब इतने जल्दी और इतने इजीली छोड़ देंगे तो अदानी जी खुद दिक्कत में आ जाएंगे। तो मुझे इसके चांसेस कम लग रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। ये तभी होगा जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, अपोजिशन पार्टीज प्रेशर बढ़ाएंगे तभी कुछ होगा। अदरवाइज जैसा कि आपने कहा कि ये रिपोर्ट आई गई, आया राम गया राम होके मतलब हाँ, जैसे पहला हुआ था हिंडनबर्ग पार्ट 1, वैसे हिंडनबर्ग पार्ट 2 हो जाएगा। ये कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का काम है कि प्रेशर बनाए, ठीक है, तभी होगा ये बात। देखना होगा इस पूरे इशू को कितना स्टेप अप कर सकती है इंडिया अलायंस। लेकिन अगर ठंडे बस्ते में गई तो पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी कि हमारा स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, सेबी के चीफ किस तरीके से अपनी उंगलियों पर सारी चीजों को नचा रहे हैं, और एक ऐसी सरकार सत्ता में बैठी हुई है जिसने हर भ्रष्टाचार पर आंख बंद कर ली है। और आज फिर भी लाल किले से खड़े होकर मोदी जी क्या कहते हैं, भ्रष्टाचारियों को मैं छोड़ूंगा नहीं, चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक सारे भ्रष्टाचारियों को मैं कस के बांध नहीं लेता हूं। तो लेकिन आज वो मोदी जी लाल किले से
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर या अदानी जी के ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई मुझे बड़ी दिक्कत हुई, मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में, और ये डर के माहौल को बनाए रखना पड़ेगा। तो लगातार मुझे लगता है कि मोदी जी से ये सवाल कुछ प्लेटफॉर्म्स तो करते रहेंगे कि भाई भ्रष्टाचार की लड़ाई आप रखें आगे, लेकिन हिंडनबर्ग पर आप क्या कर रहे हैं, आप अदानी जी पर क्या कर रहे हैं, लेकिन शायद ही इस सवाल का कभी हमें जवाब मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।